जय हिंद दोस्तों। आज मैं भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था के मूल अधिकार के बारे में बताऊंगा। निवारक निरोध अधिनियम कब समाप्त किया गया? सन 1969 में। निवारक निरोध में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को तत्काल किस बात की सूचना दी जाती है? उसकी गिरफ्तारी के आधारों की, कि किस कारण से वो गिरफ्तार हुआ है। निवारक निरोध अधिनियम पुनः किस नाम से जीवित किया गया? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा 1971 के नाम से। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब तक प्रवर्तन में रहा? 1977 तक। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1974 में। शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उपबंध किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 23 एवं 24 में। मानव के दुर्व्यापार पर बालात श्रम का प्रतिबंध किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 23 में। राज्य व्यक्तियों पर अनिवार्य सेवा किस प्रयोजन के लिए अधिरोपित कर सकता है? सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए। बालकों को किसी कारखाने या खान में नियोजन से प्रतिबंधित करना किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 के अधीन बालक कौन है? 14 साल से कम आयु वाला। आधुनिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 25 से 28 में। अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदत्त अधिकार किसे प्राप्त है? व्यक्तियों को। अनुच्छेद 23 का संरक्षण किसके विरुद्ध प्राप्त है? राज्य एवं निजी व्यक्तियों के विरुद्ध। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1948 में। संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 फर्स्ट में। अंतःकरण की स्वतंत्रता में क्या शामिल है? धर्म को मानना, धर्म के अनुसार आचरण करना, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया गया? लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर। कृपाण तलवार धारण करने तथा लेकर चलने का अधिकार किसे प्राप्त है? सिख धर्मावलंबियों को। धर्म के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद एवं विधानमंडलों को है। किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना क्या कहलाता है? अपराध। धर्म के संबंध में किन राज्यों के विधानमंडलों ने कानून बनाया? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के विधानमंडलों ने। किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता उपबंधित है? अनुच्छेद 26 में। क्या संसद के द्वारा स्थापित किसी संस्था को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है? नहीं। दोस्तों, आपके लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को किस प्रकार के क्रियाकलाप की स्वतंत्रता नहीं है? धार्मिक क्रियाकलाप की। धार्मिक एवं लोक उपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 26 में। अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर राज्य द्वारा प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर। धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 27। पूर्णतः सरकार के खर्च पर संचालित संस्थाओं में किस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती है? धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा किन संस्थाओं में दी जा सकती है? न्यास द्वारा स्थापित एवं राज्य एवं प्रशासित संस्थाओं में। शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? 28। धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय एक धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म की सहायता या बढ़ावा न देना। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या तात्पर्य है? राज्य जनता का कोई धर्म अध्यारोपित नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्षता
के सिद्धांत को किस वजह से स्वीकार किया गया? नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करने के लिए। अनुच्छेद 26 में प्रदत्त मूल अधिकार का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? संगठित संस्थाओं द्वारा। अनुच्छेद 29-30 के प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं? शिक्षा, संस्कृति संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 द्वारा प्रदत्त करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 के अधीन अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय? भाषा, लिपि या संस्कृति की दृष्टि से अल्पसंख्यक। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय है? धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक। धर्म, राज्य, धर्म या भाषा पर आधारित संस्था किस कार्य के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है? जो विभेद नहीं करेगा। शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस भाग में वर्णित मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध है? भाग 3 में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके विरुद्ध किया गया? राज्य के विरुद्ध। अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में। मूल अधिकारों का सजग प्रहरी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु किस न्यायालय में रिट दाखिल की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। उच्च न्यायालय को विभिन्न रिटें जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद 226 से। किस अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की जा सकती है? अनुच्छेद 226 के अधीन। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की रिटें जारी करने की शक्ति में क्या अंतर है? उच्च न्यायालय के पास उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा अधिकार होता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु कितनी रिटें जारी कर सकते हैं? 5। मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु जारी किए जाने वाली रिटें। बंदी, प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, बंदी किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर पेश करने का आदेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के कौन आवेदन कर सकता है? निरुद्ध व्यक्ति स्वयं या उसके कोई संबंधी। जब गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी तथा निरोध व्यक्ति द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन हो या अवैध हो तो कौन सी रिट जारी की जाए? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निम्नलिखित में से किस स्थिति में जारी नहीं की जाती? जब निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय की अधिकारिता के बाहर हो, जब निरुद्ध व्यक्ति किसी अपराध के लिए दो न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हो, किसी अभिलेख न्यायालय या संसद द्वारा अवमान के लिए नियुक्त किया गया हो, जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करता है और उसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार प्राप्त नहीं होता है तो वहाँ पर कौन सी रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाए? तो परमादेश रिट। क्या न्यायालय परमादेश रिट को लोक प्राधिकारी के अलावा सरकार के विरुद्ध भी जारी कर सकता है? हाँ। परमादेश रिट न्यायालय के किस प्रकार का आदेश देता है? सरकार या लोक प्राधिकारी को उसके विधिक कर्तव्य का पालन करने का। परमादेश रिट के लिए कौन आवेदन कर सकता है? वह व्यक्ति जिसके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। परमादेश रिट किस न्यायालय द्वारा जारी हो? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा। परमादेश रिट निम्नलिखित अधिकारों पर जारी किया जाता है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु संविधान, विधि के नियमों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के पालन हेतु न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु लोक प्राधिकारी या संविधान या विधि द्वारा अधिरोपित कर्तव्य पूरा करने हेतु असंवैधानिक विधि के प्रवर्तन से रोकने हेतु। परमादेश निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं जारी किया जा सकती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध एवं उसके पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य पालन हेतु संविधान या विधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने हेतु कौन सी दो रिटें एक साथ जारी की जा सकती है? प्रतिषेध रिट और उत्प्रेक्षण रिट।
अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाए? प्रतिषेध रिट एवं उत्प्रेक्षण रिट। प्रतिषेध रिट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को कहाँ काम करने से रोका जा सकता है? अपनी अधिकारिता के बाहर काम करने से। प्रतिषेध रिट किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाए? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय? उत्प्रेक्षण रिट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को क्या निर्देश दिया जाता है? उसके पास लंबित मामलों को न्यायालय निर्णयन हेतु वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का। प्रतिषेध रिट एवं उत्प्रेक्षण रिट में क्या अंतर है? प्रतिषेध रिट अधीनस्थ न्यायालय को अधिकारिता के बाहर के कार्य करने से रोकती है तथा जबकि उत्प्रेक्षण रिट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकारिता के बाहर किए गए कार्यों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए है। अधिकार पृष्ठ रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? अधिकारातीत लोक पद धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध। संविधान के प्रवर्तन के समय संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता किस अनुच्छेद में दी गई? अनुच्छेद 19 फर्स्ट एवं 31 फर्स्ट में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्व संपत्ति के मूल अधिकारों को किस संविधान संशोधन द्वारा कम किया गया? पहले, चौथे, 25वें, 39वें संविधान संशोधन द्वारा। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। क्या चंडीगढ़ के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जा सकता है? नहीं। चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में अनुबंधित है? अनुच्छेद 300 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 300 का जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वें संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 1978 में। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से किस अधिकार द्वारा वंचित किया जा सकता है? विधि के प्राधिकार द्वारा। मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध अधिरोपित किए जा सकने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 सेकंड से 19 6 तक में। अनुच्छेद 34 के अधीन मूल अधिकार किस क्षेत्र में निर्बंधित किए जा सकते हैं? जिस क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्तन में न हो। अनुच्छेद 34 के अधीन मूल अधिकार पर निर्बंधन के द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के द्वारा विधि के आधार पर। अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात के लागू होने पर किस अनुच्छेद के मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 19 के। राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करके। मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद को है। मूल अधिकारों के उपांतरण की शक्ति संसद को है। किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकार को राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा समाप्त नहीं कर सकता है? अनुच्छेद 20 से 21 को। संसद द्वारा मूल अधिकारों के संशोधन की परिसीमा कहाँ तक है? संविधान के मूल ढांचे को विनष्ट न करने तक। मूल अधिकार के रूपांतरण की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अनुच्छेद 33 में। किसी बल, ब्यूरो और या संगठन के सदस्यों के मूल अधिकारों की सीमा का निर्धारण करने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।